नमस्कार। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण क्या हैं भारत में। आज हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। जनसंख्या के विकास का व्यक्तियों के जीवन स्तर से सीधे संबंध है और यही कारण है कि हमारी स्वतंत्रता के पश्चात कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में एक अपूर्व प्रगति के उपरांत भी हमारी प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। हमारे नगरों में एक विस्मित कर देने वाली भीड़ भाड़ ने परिवहन, बिजली व दूसरी अन्य सेवाओं को लगभग ध्वस्त सा कर दिया है और हमारे नगरों की जनसंख्या आज हमारे सामने एक कैंसर के रूप में निरंतर बढ़ रही है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। गंदी बस्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे शहर और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निरंतर अपराध, झगड़े, लूट खसोट, मर्डर आदि अनेक निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ये सब हमारे देश में 121 करोड़ व्यक्तियों की प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि के कारण हुआ है और यदि इसी दर से हमारी ये जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ ही दशकों में हमारे पास बेरोजगार, भूखे और निराश व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो जाएगी, जो किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों एवं संस्थाओं की जड़ें को हिलाकर रख सकती है। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। सभी क्षेत्रीय मांगों का एक संख्यात्मक आयाम होता है, चाहे वो शिक्षा का हो या नियोजन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, आवास, पानी की सप्लाई या कई भी क्षेत्र हो। ये अपने आप में स्थायी नहीं होते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में लगभग 1.58 करोड़ व्यक्तियों की बढ़ोतरी पर हमें 1.5 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल तथा 10,000 उच्च माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों के लिए 3.75 लाख अध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1.5 लाख अध्यापक, 5,000 अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ, 2,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 लाख अस्पताल के पलंग, 50,000 डॉक्टर, 25,000 नर्सिंग स्टाफ और 1.25 करोड़ क्विंटल अनाज, 20 करोड़ मीटर कपड़ा, 25 लाख मकान आदि की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन की गुणवत्ता का जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव घरेलू वेदनाओं की सूची में के अंतर्गत आता है। लोगों की वंचनाओं और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में परीक्षण किया जा रहा है कि अगर हम MHI की सूची के 5 मापदंड देखें, जिनमें पक्का मकान, सुरक्षित पीने का पानी, बिजली की सप्लाई की व्यवस्था, खाना पकाने के लिए ईंधन आदि सभी को अगर हम देखते हैं तो विद्वानों ने इसका परीक्षण करने के बाद पाया कि मानव संसाधनों के संदर्भ में, साक्षरता और स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में इन्होंने पाया कि भारत में 49.1% लोगों के पास घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 69.7% लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए फंड उपलब्ध करवाया है, जिससे काफ़ी हद तक इस स्तर में सुधार आया है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कमी है। 51.5% के पास पक्के मकान नहीं हैं। इस संदर्भ में भी सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों के लिए आवास मुहैया करवाने की सरकार की निरंतर मुहिम जारी है। इसी प्रकार 19% को सुरक्षित पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि क्या भारत 21वीं शताब्दी में पहुंच चुका है। लेकिन 70 के दशक से आरंभ के प्रकाश में हमें ये आशा थी कि हम 80 के दशक में जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद, अलगाववाद आदि को
कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये निरंतर बढ़ती जा रही है। जब हम 90 के दशक में प्रवेश करें तो सब मामले ने धरातल को छू लिया और अब हमारे देश को एक विश्व के स्तर पर बहुत अधिक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था का समझौता करना पड़ रहा है और असफलता का मुंह हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि इस प्रकार जनसंख्या विस्फोट से बचें और देश के विकास को आगे बढ़ाएं और विश्व की अर्थव्यवस्था के स्तर पर देश को आगे बढ़ाएं। जनसंख्या नीति नीति एक कार्य योजना है जो लक्ष्यों और आदर्शों का विवरण होता है, विशेष तौर पर वह जो एक सरकार या राजनीतिक दल जब नीतियां बनाती है। ये वर्तमान और भविष्य के निर्णयों का पथ प्रदर्शन करती है। जनसंख्या नीति अति सीमित अर्थ में यूएनओ के अनुसार जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और विशेषताओं को प्रभावित करने का एक प्रयत्न है। अगर इससे हम विस्तृत रूप में देखें तो वह उन आर्थिक और सामाजिक स्थितियों जिनके जोनांकिकी यानी कि डेमोग्राफिक परिणाम होने की संभावना होती है उसको नियंत्रित करने के प्रयत्नों को हम जनसंख्या नीति में सम्मिलित करते हैं। अर्थात कोई भी सार्वजनिक नीति जिसमें जनसंख्या नीति भी आती है भविष्य की ओर एक कदम है और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रयास है। इसलिए इसके निर्धारण में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विगत वर्षों और वर्तमान प्रवृत्तियों को महत्व देना होगा। इसके अलावा हमें उन सामाजिक परिस्थितियों को भी जो इन प्रवृत्तियों को दिशा और तीव्रता प्रदान करती हैं, उन संभावित भविष्य की रूपरेखाओं और इच्छित लक्ष्यों पर पहुंचने में उन विकल्पों को भी हमें ध्यान देना होगा जिनकी प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। भारत में जनसंख्या नीति में पहले स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने सुझाव दिए कि 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन क्षमता दर के लक्ष्य को प्राप्त करके हमें जनसंख्या को स्थिर रखना है। दूसरी उन्होंने बताया कि तीव्र एवं न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी कार्यक्रमों को लागू करना है। पंचायतों, नगरपालिकाओं और राज्यों को विधायिकाओं के माध्यम से वर्तमान ऊर्ध्वाधर संरचित परिवार कल्याण कार्यक्रम के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक नियोजन को लागू करना होगा। प्रजनन क्षमता दर के राष्ट्रीय औसत उपलब्धि के लक्ष्यों को छोड़कर केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा विशेष गर्भ निरोध विधियों के प्रयोग के लक्ष्य निश्चित करने के लिए हमें इस मुद्दे पर विचार करना होगा। गर्भ निरोधक विधि प्रयोगकर्ताओं और उनके प्रेरकों को नगद या वस्तु के रूप में एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना चाहिए। देश की जनसंख्या नीति को नियोजित, क्रियान्वित और संचालित करने के लिए एक राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग की नियुक्ति करना। इस समय परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी बनकर रह गई है, अतः हमें इस पर आवश्यक बात करनी है कि परिवार सीमित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं पर न रख करके महिला और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी इस संबंध में होनी चाहिए। धन्यवाद।